आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज इस वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे एनडीपीएस के केस से ही जुड़ा हुआ एक सवाल आप लोग जो मुझसे अक्सर किया करते हैं कि इस तरह का अगर सेक्शन लगा है, सेक्शन 8, सेक्शन 22 और सेक्शन 29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत, तो उस मामले में जमानत किस प्रकार से हो सकती है और कितने दिनों में जमानत हो सकती है। आज का जो मेरा जो वीडियो है, मैं आपसे एक हाई कोर्ट का एक जजमेंट शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन 8, 22 और 29 एनडीपीएस एक्ट में हाई कोर्ट ने किस आधार पे आरोपी को 6 महीनों में जमानत दिया, जहां की जो कमर्शियल क्वांटिटी थी, जो सब्सटेंस, जो ऑब्जेक्शनल सब्सटेंस था, वो थी कमर्शियल क्वांटिटी से ज़्यादा। यहाँ पे एमडीएमए था, जिसकी जो क्वांटिटी थी जो सीज हुई थी वो थी 50 ग्राम। आपको पता होगा कि जो एमडीएमए है उसकी कमर्शियल क्वांटिटी 10 ग्राम होती है, और जहाँ कमर्शियल क्वांटिटी से ज़्यादा कोई भी ऑब्जेक्शनल सब्सटेंस जब्त हुआ है, पकड़ाया है आरोपी के पोजीशन से, वहाँ उस तरीके के मामलों में अमूमन बेल जल्दी नहीं दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 37 का बार लग जाता है। इस वजह से अगर आपके पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कॉजेंट प्रूफ है, अगर कोई ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ है कि हाँ पुलिस ने कहीं मिस्टेक किया है या फिर आपको निर्दोष फंसाया गया है, तो ही उस कंडीशन में कोर्ट बेल ग्रांट करती है, अदरवाइज उसमें टाइम लगता है। साथियों, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आप लोग जो कमेंट करते हैं उसके माध्यम से आप लोगों के जो बहुतायत में जो सवाल होते हैं, आप लोग मुझसे अक्सर आप लोग अपना सेक्शन बताते हैं कि सर सेक्शन 8, 20, 21 या फिर सेक्शन 8, 20, 29 इसके अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है, कितने दिनों में बेल हो जाएगी। साथ ही मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी बेल का कोई रूल नहीं होता है कि आपको इतने दिनों में इस मामले में बेल मिल जाएगी। हाँ, अगर वहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट बेल का आपका जो राइट है वो आपका जो 167(2) सीआरपीसी के अंतर्गत है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ पे पुलिस टाइम पे चार्जशीट पेश ना करे, उस कंडीशन में आपको जो बेल मिलेगी, जो आपका जो डिफ़ॉल्ट राइट है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अमूमन जहाँ पे पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दिया है या फिर पुलिस के पास अभी टाइम है चार्जशीट फाइल करने के लिए, और आप सेक्शन 439 के अंतर्गत सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जहां बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, वहां पे अगर आप किसी से ऐसा सवाल पूछ रहे हैं या फिर आप उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पे कितने दिनों में बेल हो जाएगी, तो अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि अगर आपके ऊपर सेक्शन 8, 20, 21, 29, 22 कुछ भी लगा तो इतने दिनों में 2, 4, 6 महीने में बेल हो जाएगी। हाँ, इसके कुछ अलग अलग परिस्थितियाँ बताई गई हैं और उन परिस्थितियों के हिसाब से ही कोर्ट में आर्गूमेंट किया जाता है, और उसके बाद जज ये देखते हैं कि हाँ जो परिस्थितियाँ जो बताई हैं, और यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई निर्दोष व्यक्ति है, या फिर ऐसा तो नहीं कि किसी व्यक्ति को झूठा फंसाया गया है, या फिर ऐसा तो नहीं जो उसका राइट था उसको वॉयलेट किया गया है, उसको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग तरीके से परिस्थितियाँ बताई गई हैं। अब अगर मैं आपको कौन कौन सी परिस्थितियाँ, वो अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे जो भी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब साथियों, हमने जो चर्चा किया कि आप जिस जिस तरीके से सर्कमस्टेंस होता है, तो हर केस किस सर्कमस्टेंस अलग अलग होते हैं, और जिस प्रकार से हर केस के सर्कमस्टेंस अलग होते हैं उसी प्रकार से हर केस की स्टोरी अलग होती है। अब जहां आपको एग्जाम्पल के जरिए मैं बता रहा हूं, मान लीजिए कि कहीं पे पुलिस ने, जैसे अभी मैं आपसे जो केस शेयर करूंगा उसमें उसमें एमडीएमए जब्त किया है पुलिस ने, वो 50 ग्राम था और कमर्शियल क्वांटिटी से ज़्यादा था। उसके बावजूद भी पुलिस यहाँ पे कोर्ट ने उसको 6 महीने के अंदर बेल ग्रांट कर दिया। उसकी वजह थी कि उसमें कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे थे और कुछ कोर्ट ने ऐसे क्वेश्चन आस्क किए पुलिस से कि पुलिस उसको जवाब नहीं दे पाई। लेकिन वहीं कई जगह ऐसा होता है कि जो एमडीएमए की जो मात्रा है वो 20 ग्राम होती है, 25 ग्राम होती है, उसके बाद भी साल 2 साल बेल नहीं मिलती, क्योंकि वो उसकी जो मात्रा है वो कॉमर्शियल क्वांटिटी को एक्सीड कर रही है। इसी प्रकार से जैसे सबसे ज़्यादा मैं जो देखता हूँ जो ऑब्जेक्शनल सब्सटेंस होता है वो गांजा होता है, चरस होता है, अफीम होता है। इस तरह के मामलों में हमने देखा है कि कई बार होता है कि जहाँ हो सकता है कि जो क्वांटिटी है गांजा की वो 100 कुंटल है, वहाँ कोर्ट ने 1-1.5 साल में बेल दिया, और हो सकता है कहीं पे जो क्वांटिटी है वो 80 केजी है, 60 केजी है, वहाँ पे कोर्ट ने उनको 2 साल बेल नहीं दिया है। तो जहाँ पे भी कोर्ट ने बेल ग्रांट किया है वो कहीं ना कहीं उस केस की परिस्थितियाँ ऐसी थी, उस केस के सर्कमस्टेंस ऐसे थे कि आपके एडवोकेट ने उसको प्रेजेंट किया और कोर्ट ने उस पर विचार करते हुए उसके बाद बेल ग्रांट किया। अब साथियों, इसके अलावा अगर आप मेरे से उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पैसों को मैं स्पेसिफिक टाइम बताऊं, तो टाइम बताना मुश्किल है। साथ में ही अगर आप किसी से और भी सवाल कर रहे हैं किसी एडवोकेट से, तो उनके लिए भी ये सवाल मुश्किल होता है। हाँ, अगर आपसे कोई ऐसा बोलता है कि नहीं इतने दिनों की गारंटी है बेल हो जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से आपको इस बात पे पहले स्क्रूटनी करनी चाहिए कि हाँ वास्तव में ये सही है, इस आधार पर बेल मिल सकती है नहीं मिल सकती है। अब साथियों, मैं आपको आज जो हमने जो
टॉपिक आपके लिए जो चूज किया है आपको बताने के लिए कि कोर्ट ने किस आधार पर बेल ग्रांट किया, उसके बारे में आपसे चर्चा करता हूँ। साथ ही ये जो मामला था ये इंदौर हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ था। इस मामले में जो मुकदमा दर्ज किया गया था वो सेक्शन 8, सेक्शन 22 और सेक्शन 29 के अंतर्गत दर्ज किया गया था। जैसा कि हमने बताया कि इसमें जो कॉमर्शियल क्वांटिटी थी, जो इसमें जो ऑब्जेक्शन सब्सटेंस था वो कॉमर्शियल क्वांटिटी को एक्सीड कर रहा था और जो एमडीएमए की जो मात्रा थी 50 ग्राम थी। अब ये जो केस दर्ज हुआ ये लास्ट ईयर दिसंबर 2020 में दर्ज हुआ था और उसके बाद अभी जून में इन्होंने बेल लगाई और उसके बाद कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दिया। अब साथियों इस केस की स्टोरी कुछ ऐसी थी, इसमें जो एप्लीकेंट था, जो एक्यूज था, उसने कहा कि उसने जो अपना जो डिफेंस किया कि उस व्यक्ति को पुलिस ने पहले उसके घर से, वो अपने गर्लफ्रेंड के यहाँ पे था, गर्लफ्रेंड के यहाँ से उसको पुलिस ने बुलाया और थाने में बुला के उसको गिरफ्तार किया। जबकि पुलिस की जो चार्जशीट थी वो ये कह रहे थे कि उसको थाने में गिरफ्तार नहीं किया गया, उसको बाहर गिरफ्तार किया गया है। अब यहाँ पे दो कह सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन था दोनों के स्टेटमेंट में, क्योंकि एप्लीकेंट ने यहाँ पे ये बोला कि वो पुलिस ने उसे थाने के बाहर से पहले बुलाया था, वो अपने गर्लफ्रेंड के यहाँ था, वहाँ से पुलिस ने उसको बुलाया, उसके बाद जब वो थाने पहुँचा पुलिस ने वहाँ पे उसको उस कंडीशन में गिरफ्तार किया, ना कि बाहर गिरफ्तार किया। और उसके बाद जो एप्लीकेंट था उसने सेक्शन 91 CRPC के अंतर्गत पुलिस से जो CCTV फुटेज थे, जो थाने में जो CCTV कैमरे लगाए जाते हैं, वो डिटेल मांगी। लेकिन पुलिस ने ये कहते हुए मना कर दिया डिटेल की ये जो CCTV फुटेज हैं वो लगभग 6-7 दिनों के लिए ही पुलिस के पास सेव रहते हैं, उसके बाद वो सेव नहीं रहते हैं, वो डिलीट हो जाते हैं। इन्होंने और उसके बाद जो उनका जो एप्लीकेशन लगाई थी कि इन्हें CCTV फुटेज चाहिए, पुलिस ने वो इन्हें प्रोवाइड नहीं कराया। अब साथियों इसी तरीके से इन्होंने एक और भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था जहाँ पे 376 का मामला था, वहाँ पे भी सेम उसी महीने में अपराध दर्ज किया गया था। वहाँ पे जब उनसे ये रिकॉर्ड मांगे गए CCTV फुटेज के, तो वहाँ पे पुलिस ने ये स्टेटमेंट दिया कि उनका जो कैमरा है वो काफ़ी लंबे समय से ख़राब है, इसलिए वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। अब साथियों इस तरह से उन्होंने दो कॉन्ट्रोवर्शियल जो स्टेटमेंट दिए, उन दोनों में आपस में कॉन्ट्राडिक्शन था, विरोधाभास था। उसके बाद कोर्ट ने इस बात पे विचार किया कि CCTV फुटेज पुलिस को रखना चाहिए और पुलिस ने यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्टिव स्टेटमेंट दिए हैं, इसलिए यहाँ पे पुलिस की बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। और जहाँ तक जो एक्यूज्ड है उसने जो ये कहा है कि नहीं उसे वहाँ पे गिरफ्तार नहीं किया गया, बाहर उसे पुलिस थाने से गिरफ्तार किया गया है, इस बात पे भरोसा किया जा सकता है। लेकिन उसके आगे कोर्ट ने कुछ और भी इंक्वायरी किया और कोर्ट ने उसके बाद खुद से भी पुलिस से स्टेटमेंट मांगा, ये रिकॉर्ड मांगा कि आपके पास जो CCTV फुटेज हैं आप हमें प्रोवाइड कराइए उसका। पुलिस ने पहले एक डेट लिया कि हाँ उस डेट पे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, फिर कोर्ट में अगली डेट गई, नेक्स्ट डेट पे पुलिस ने कहा वही चीज़ बताई कि हमारे पास इतने दिनों तक सेव रहता है, वो अमूमन 15 डेज तक के लिए, उसके बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। अब साथियों इसके बाद कोर्ट ने जो विचार किया, एक्चुअली NDPS अभी कोर्ट ने जो आगे कमेंट्री किया वो NDPS के मामलों से जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन आपको वो चीज़ जानना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में ने एक जजमेंट डिलीवर किया था जिसमें ऐसा कहा गया था, वो जजमेंट था परमवीर सिंह वर्सेस बलजीत सिंह एंड अनदर्स के नाम से था, ये 2021 में ही डिलीवर हुआ था। इसमें साथियों ऐसा बताया गया था कि ऐसा कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी को आदेश दिया है कि सभी थानों में CCTV कैमरे को इंस्टॉल किया जाना चाहिए और इसके साथ साथ जहाँ की जो आउटर एरिया है, जहाँ की इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, जहाँ बिजली नहीं है, उस कंडीशन में उनको जो विंड एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी के थ्रू सिस्टम पे कार्य करना चाहिए और उसे इंस्टॉल किया जाना चाहिए। और साथ में ये जो CCTV कैमरा है, जो इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग एज वेल एज वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों होनी चाहिए वहाँ पे, और इन्हें कम से कम 18 महीने तक उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए ताकि जब भी ज़रूरत पड़े उसको प्रस्तुत किया जा सके। इसके अलावा साथियों इसमें कोर्ट ने जितने भी कह सकते हैं कि जितने भी आपके होम सेक्रेटरी हैं और आपके जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, सभी को आदेश दिया कि आप लोग एफिडेविट दीजिए कि आप लोग इसके लिए क्या कार्य कर रहे हैं और आप लोगों का प्लान ऑफ एक्शन क्या है। और साथ में कोर्ट ने यहाँ पे ये भी ऐड किया कि ये जो भी आदेश दिया गया है ये हमारे यहाँ के जो नागरिकों को जो आर्टिकल 21 हमारे भारतीय संविधान ने जो उसके अंदर को उन्हें राइट दिया गया है उसके अंतर्गत ही आता है। इस तरह की सुविधा वहाँ पे होना चाहिए ताकि जब भी ज़रूरत पड़े वहाँ पे इस तरह के वीडियो फुटेज कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सके और उनके आधार पे
कोर्ट को डिसीजन ले सके। कोर्ट ने यहाँ पे पुलिस को क्रिटिसाइज भी किया था और कोर्ट ने ये भी कहा यहाँ पे कि पुलिस अमूमन आजकल जिस तरह से कोर्ट डिजिटली बिलीव कर रही है, जब भी पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार करती है वहाँ पे हो सकता है कि उसकी टावर लोकेशन क्या थी, उसका CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड क्या था, या फिर वो व्यक्ति कहाँ पे था। इस तरह से अलग अलग फैक्ट पे बिलीव करती है जो डिजिटली साउंड होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ बात होती है कि पुलिस को खुद के ऊपर जब बात आती है कि उन्हें इस तरह के डॉक्यूमेंट, इस तरह के एविडेंस प्रस्तुत करने हैं जो CCTV फुटेज या फिर कुछ डिजिटली है, तो पुलिस वहाँ पर डिनाई करती है। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा, हाई कोर्ट ने यहाँ पे टिप्पणी किया कि इस तरह से ऐसा लगता है कि पुलिस कुछ न कुछ इस तरह के फैक्ट को छुपा रही है। और उसके बाद साथियों पुलिस ने कोर्ट ने उस आरोपी को बेल ग्रांट कर दिया जिसने ये एप्लीकेशन फाइल किया था। कोर्ट ने इन सारी बातों पर विचार किया। आल्दो कोर्ट ने लास्ट में ये भी लिखा कि विदाउट कमेंटिंग ऑन मेरिट, मतलब कोर्ट के गुण, ये जो आपका जो केस है उसके गुण दोष में विचार ना करते हुए कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है उसमें ऐसा उस व्यक्ति को 1 लाख के बेल बॉन्ड पे उसको रिलीज कर दिया। इसके बाद साथियों कोर्ट ने यह भी कमेंट्री किया था कि अगर ये व्यक्ति दोबारा इस तरह का अपराध करेगा तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकेगी और साथ में जो बेल उसकी इस मामले को लेकर दी गई है वो खारिज हो जाएगी। तो साथियों ये स्टोरी थी इस केस की। मेरे पास NDPS के केस रिसर्च के दौरान मैं जो भी केस स्टडी करता हूँ अपने केस की तैयारी के लिए, मेरे पास जो भी जिस तरह से ऐसे कोई फैक्ट होते हैं जो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ दिनों पहले एक रिसेंटली फोन था इसमें ऐसा बताया था मुझे क्लाइंट ने कि पुलिस ने, हमारे पास CCTV फुटेज है कि वो व्यक्ति वहाँ पे मौजूद नहीं था, वो व्यक्ति दूसरी जगह पे मौजूद था। पुलिस ने जो स्टेटमेंट में दिया है वहाँ वो भी हमारे पास CCTV फुटेज है कि उस जगह से पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया, पुलिस ने दूसरी जगह से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। देखिए NDPS का जो एक्ट है ये हमने आपको ऐसा पहले बताया कि एक प्रकार से ये एक स्ट्रिक्ट लॉ है और इसमें सज़ा का जो प्रावधान है बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें जो प्रोसीजर बताई गई है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है पुलिस को। अगर उसमें पुलिस ने कहीं पे भी मिस्टेक किया है तो इसका फ़ायदा आरोपी को मिलता है। हाँ, इसमें कई बार ऐसा भी होता है कुछ निर्दोष व्यक्ति भी फंस जाते हैं जो वास्तव में जिनका कोई दोष नहीं होता है, किसी दूसरे के बयान के आधार पर या फिर शक के आधार पर। तो इस तरह के मामलों को, इस तरह के जो केस होते हैं NDPS केस में अलाउ नहीं किया गया कि आप शक के आधार पे या फिर ऐसे प्रिजम करके आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करें जब तक कि उनके पास कोई ठोस सबूत ना हो और जहां तक कि प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन ना किया गया हो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आया होगा और हमने जो आपसे जजमेंट शेयर किया और जो फैक्ट बताए, हो सकता है ये फैक्ट आपके काम आ सके अगर जहां किसी भी निर्दोष व्यक्ति को फंसाया गया है। तो आप साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम में मैं जो भी वीडियो इस एक्ट से, NDPS एक्ट से संबंधित या फिर कुछ अदर एक्ट से संबंधित अपलोड करूं, आपको नोटिफिकेशन के जरिए उसकी सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद साथियों।